बहुत लकी है तू। जिस दिन मैं ब्रश उठाता हूँ गन नहीं उठाता। अब समझा। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। तो सही पहचाना आपने। वेलकम मूवी के उदय सेठी और मजनू भाई, इनकी अपनी सैलेंट फीचर है। जो हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा कि जो वेलकम मूवी के उदय सेठी और मजनू भाई हैं, ये गुंडे हैं और ये जो है अपना सैलेंट फीचर रखते हैं। बहुत ही स्टाइल में बताते हैं कि इनका सैलेंट फीचर क्या है। और ये जब सैलेंट फीचर रखते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो अगर हम बात करें अगर भारतीय संविधान की, संविधान एक जो है रूल बुक है, जो है लैंड जो है भारतीय भूमि के लिए, भारतीय जो है पूरा राष्ट्र है, पूरा इसकी टेरिटोरियल एरिया है, उस पर कंट्रोल करने के लिए एक रूल बुक बनाया गया जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इन विशेषताओं के लिए अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में ये एक जो है डॉक्यूमेंट होता है, लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पर समय के साथ आवश्यकता अनुसार हम चेंजेज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से, इसीलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड होगा तो हमारे लिए एक बहुत ही घातक हो सकता है, फैटल साबित हो सकता है, और वो जो है रिजल्टेंट उसका जो है बहुत बुरा होगा, परिणाम बुरा हो सकता है। इसलिए भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं को हम देखेंगे कि ये एक्चुअल में पावर जो है, कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है, पावर के बारे में बात करता है। जो पावर है उसे लिमिटेशन लगाता है, यानी जो गवर्नमेंट होती है गवर्नमेंट पर लिमिटेड गवर्नमेंट, इसका कॉन्सेप्ट ही है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ही है। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए लिमिटेड गवर्नमेंट इसे कहा गया। यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ रखा है अभी 2020 में कि पार्लियामेंट्री या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट कहा जाता है। हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर पर कंट्रोल लगाता है। लेकिन इसी रेफरेंस में हम थोड़ा देख लेते हैं विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि सभी पावर, सभी शक्तियां तुम्हारे अंदर स्वयं निहित हैं, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, विश्वास करो, ऐसा सही है। लेकिन हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो वहाँ पर सभी पावर नहीं है। विवेकानंद के कहने का मतलब है, सभी पावर का मतलब यह है कि जो पॉजिटिव रेफरेंस में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो भी काम करना चाहते हो सब कर सकते हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, जो चाहे नहीं कर सकते हैं, इसमें लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन के साथ साथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे, संविधान को बनाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा बारीकी तरीके से बहुत स्क्रूटनी किया गया कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर लिमिटेड रहे, लेकिन किसी भी तरीके से ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी न लग जाए कि देश का विकास न हो सके। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफ़ी बड़ा हो गया है, उसमें बहुत सारे प्रोविजन को लिख दिए गए। कोई चीज़ ऐसा नहीं रखा गया है कि फ्यूचर में लिखा जाएगा, ज़्यादातर चीज़ों को इनको इंक्लूड कर दिया है। इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिस तरीके से पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर, स्थल मंडल पर हाथी सबसे बड़ा जीव होता है, उसी तरह राष्ट्रों की बात करें, नेशंस की बात करें, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा है, यानी एलिफेंटाइन इन साइज हम कह सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा क्यों हो गया। तो हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अप्लाई कहाँ होता है, इंडियन टेरिटोरियल एरिया पर। इंडियन का टेरिटोरियल एरिया क्या है, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक, इधर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप है। तो हमारे देश में जब हम देखते हैं कि यहाँ पर पहाड़ी हिमालय है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, मैदानी क्षेत्र है, प्लेन है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु नदी के, और यहाँ पर फिर देखते हैं कि पठार हैं, यहाँ तटवर्ती मैदान हैं, जो कोस्टल रीजन है। तो ये हम देखते हैं कि हमारे देश में फिर 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारा देश एक बहुत बड़ा है। बड़ा होने के साथ ही साथ हम देखें तो हमारे देश में विविधता बहुत ज़्यादा है, यानी साइज तो बड़ा है, विविधता बहुत ज़्यादा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है हर देश पर। यहाँ तो एक कहावत चलती है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पे बानी। यानी अगर हम देखें तो हर थोड़ी दूरी पर यहाँ की भाषाएं बदल जाती हैं, लोगों के कल्चर बदल जाते हैं। इतनी ज़्यादा विविधता है तो हर चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। इसलिए भारतीय जो संविधान बनाया गया है, हम देखते हैं जो शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 है, वो यहाँ पर कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों के
रेफरेंस, जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, उनके रेफरेंस बनाया गया कि उनकी जो है ऑटोनॉमी बनी रहे, उनके जो कल्चर हैं वो सुरक्षित रहें। इसलिए कुछ चीज़ें इसमें शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के माध्यम से संविधान के कुछ प्रोविजन वहाँ लागू नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों को लिखने की वजह से हमारा संविधान काफ़ी बड़ा हो गया है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारा संविधान एक एलिफेंटाइन इन साइज है। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू आईएएस। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ये इतना बड़ा क्यों है, ये इतना लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। तो अगर हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बातें, तो सैलेंट फीचर की अगर बात करें हम, तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी यूनिक है, यूनिक इन कंटेंट एंड स्पिरिट। ये इसकी जो है कंटेंट, जो इसमें चीज़ें रखी गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। साथ ही साथ उसके जो आत्मा है, स्पिरिट है, वो भी ज़्यादा ही क्रिप्स है, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके लिखी गई हैं। अगर हम बात करें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए गए, इसके कॉन्सेप्ट गए। दुनिया के लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉन्सेप्ट को लिया है। उन कॉन्सेप्ट को लेने का मतलब ये था, एक्चुअली हम बात करें जो भी दुनिया में संविधान बनते हैं, उन संविधान के बनाने की जो प्रक्रिया है, एक्चुअल में वो प्रक्रिया होती क्यों है। अगर हम बात करें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वहाँ पर हम पूरे दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हर देश अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। जैसे हम बात करें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, तो कनाडा ने बनाया था 1767 या 68 के आसपास बनाया था, लेकिन वहाँ पर कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो 1789 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो कि रिटन फॉर्म है, कोडिफाइड फॉर्म में है। तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ें लिखी गई। हम देखते हैं जब दुनिया के अन्य देश धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए, राजाओं से उनकी मुक्ति होती गई, धीरे धीरे सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो वहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि दुनिया में उसी तरीके का अगर कहीं लॉ बना है तो क्या वो लॉ चल पाया है, क्या उसको जनता ने एक्चुअल में एक्सेप्ट किया है कि नहीं, या वो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया। अगर वो लॉ चल रहा है तो क्या उसको हम अपने जनता के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या उसका प्रभाव क्या होगा। तो प्रभाव हम एक्चुअल में देख लेते हैं। जैसे बात करें कौटिल्य ने कहा है, चाणक्य ने, कि हमें जो है एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए। अपने ही ऊपर हमेशा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इसलिए अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो जो विदेशी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अन्य देश के कॉन्स्टिट्यूशन है, उनसे सबक लेना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान बनाते वक्त इन चीज़ों को ध्यान में रखा गया कि हम दूसरों की जो सफलताएं और असफलताएं हैं, उन्हें देख करके दूसरों के कॉन्स्टिट्यूशन को, उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1949 में बनकर तैयार हो गया, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें पहले ही हमने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, हम संशोधन कर सकते हैं। तो भारत में अब तक जो है 105 बार संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन जो 7वां, 42वां, 44वां, 73वां, 74वां, 97 और 101 इन 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74th, 97th और 101st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसने संविधान को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। और इतना ज़्यादा बदल दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत सारी चीज़ें अब बदल गई हैं पूरी तरीके से। लेकिन अगर हम बात करें एक संविधान संशोधन जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक बदलाव ला दिया, इसलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि इसने लगभग हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को संविधान के टच किया है। इसने बहुत ज़्यादा चेंजिंग ला दिया है, इतना ज़्यादा चेंजिंग ला दिया है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को कहा गया था कि वाज इट इंडियाज और इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन। जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976 के समय, उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इतना ज़्यादा चेंजिंग आ गई, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत का संविधान है या इंदिरा का संविधान है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंदिराज कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके की बातें होने लगी थी। अगर हम बात करें तो 1973 में इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल में जो एक शेड्यूल 9 जो है, जो भाग 9 है, 9th भाग जो है, उसको इंसर्ट किया गया था बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। तो जो 9th भाग है, नहीं सॉरी भाग नहीं है, जो शेड्यूल 9 है, शेड्यूल 9 की बात करें तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी रख दी गई थी जो जमींदारी सिस्टम थी उसे समाप्त करने के लिए वो लाई गई थी। तो बहुत सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के, जैसे एक शंकरी प्रसाद का केस आता है, गोलकनाथ का केस आता है, फिर केशवानंद भारती का केस आता है, 1973 में फैसला आया था।
इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा था देश में। तो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो संविधान है वो एक्चुअल में चल रहा था मामला कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच एक तरीके से देखें झगड़ा चल रहा था कि लेजिस्लेचर कह रहा था कि पार्लियामेंट हम चाहे जितना संविधान में संशोधन कर सकते हैं, जुडिशरी कह रही थी कि कुछ मामलों में कर सकते हैं, कुछ मामलों में नहीं कर सकते थे। लेकिन जुडिशरी खुद जो है ऐसा निर्णय दे रही थी कि उसके निर्णय खुद बदल जा रहे थे बाद। जैसे 1951 में उन्होंने शंकरी प्रसाद का केस निर्णय दिया, 1967 में गोलकनाथ का केस दिया, 1973 में केशवानंद भारती। तो उनके जो फैसले जो है खुद अपने ही फैसले को बदल दे रहे थे। तो वहां पर एक समस्या आ गई थी। आर्टिकल 13 जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 13 है और 368 है। 368 जो संविधान संशोधन की बात करता है, 13 जो है एक्चुअली बहुत ज्यादा पावर देता है। तो ये मामला चलता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी संशोधित किया जा सकता है कि नहीं, इन सब चीजों को लेकर के मामला चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है केशवानंद भारती के मामले में फैसला दिया। एक्चुअल में देखे केशवानंद भारती केस को हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद देश के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीजें सामने निकल करके आई। और इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जो है या संविधान संशोधन करने की जो पावर है लेजिस्लेचर की, पार्लियामेंट की, वो पूरी तरीके से उसके अंदर समाहित है, निहित है। लेकिन संविधान संशोधन करते वक्त ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि संविधान में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए कि पूरा संविधान के स्ट्रक्चर को ही बदल दे। तो यहाँ पर से आता है एक कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर का। तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने सबसे पहले कहा कि नॉट इनेबल इट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। भारतीय संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकते, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है। जैसे अगर बात करें, एक बिल्डिंग है, घर है, तो घर के दरवाजे को बदला जा सकता है, खिड़की को बदला जा सकता है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि पूरे घर को ही बदल दिया जाए। उसी तरह उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन करने की पावर पार्लियामेंट के पास है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर, उसकी मूलभूत भावनाओं को बदलना नहीं चाहिए। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो कुछ जो है साइलेंट फीचर क्या क्या है, तो हम पहला देखते हैं लेंथेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी जो भारतीय संविधान है पूरे दुनिया का सबसे लंबा है, सबसे जो है बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है रिटेन फॉर्म में। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम बात करें संविधान कितने प्रकार के होते हैं, संविधान की बात करते हैं तो संविधान एक्चुअल में दो पार्ट माने गए हैं, बनाए नहीं गए, माने गए हैं, लिखित और अलिखित, रिटेन और अनरिटेन। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है, अमेरिका और भारत, और अनरिटेन का कौन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं रिटेन में कौन कौन है, इंडिया, यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और ब्राजील, इनके कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन फॉर्म में है। वहीं यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, चाइना, इजराइल, न्यूजीलैंड, सैन मैरिनो, सऊदी अरेबिया, इनके कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटेन या अनकोडिफाइड है। चाइना पर एक थोड़ा सा हम देख लें, क्योंकि हमारे संविधान में कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन एक सिलेबस में हिस्सा है। चाइना का संविधान एक्चुअल में रिटेन है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें लिखी नहीं गई हैं जो मानी जाती हैं, इसलिए इसको कुछ चाइनीज जो है पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो भी मानते हैं, और दुनिया के बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानते हैं चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से अनरिटेन है, क्योंकि वहाँ पर जुडिशरी क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है। तो अगर हम देखें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, तो अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में कि कितने शब्द हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पर एक हम ग्राफ देखते हैं, एक फिगर देखते हैं, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग लेंथ को रिप्रेजेंट किया गया। तो भारत का कलर सबसे गाढ़ा है, ये कहाँ है, 1.5 लाख के आसपास। हम देखते हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 1,46,385 शब्द हैं। कब, 1949 में, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय ये 1,46,385 शब्द थे। अगर हम देखें तो भारत के ज़्यादा इतना कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड किसी देश में नहीं है। जैसे हम ब्राज़ील देख लें तो यहाँ पर 64,488 शब्द हैं। तो भारत के बाद लगभग ब्राज़ील, मैक्सिको और ये अफ्रीका के देश ही दिखते हैं, नाइजीरिया, ठीक है। तो अगर हम देखें तो दुनिया के देखते हैं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटे, जैसे अमेरिका का देख रहे हैं बहुत छोटा, 7,762 के शब्द हैं। साउथ अफ्रीका में 43,000 हैं, इंडोनेशिया में 5,915 शब्द केवल हैं, जापान में 4,998 शब्द केवल हैं। तो बहुत छोटे छोटे संविधान लोगों के हैं, लेकिन हमारा संविधान बहुत बड़ा है, इसलिए इसको लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। दूसरा मैप देखें, ये है, तो यहाँ भी वही इलिस्ट्रेशन है कि भारत जो है रेड कलर में है, ब्राज़ील, मैक्सिको, नाइजीरिया, ये जो है रेड कलर में रिप्रेजेंट करते हैं। हम देख रहे हैं
कि यहाँ पर ब्लू और डार्क ब्लू ज़्यादा है। तो डार्क ब्लू कौन है? जिनके संविधान में 10,000 से भी कम शब्द हैं। तो हम देख रहे हैं अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है, ये कुछ अफ्रीका के देश हैं, सऊदी अरेबिया है, मंगोलिया है। ये देशों के जो है कॉन्स्टिट्यूशन छोटे हैं, जबकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का, ब्राजील का, मैक्सिको का, नाइजीरिया का, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़े हैं। दूसरी बात देखें, अभी हमने कहा रिटेन और अनरिटेन, तो अनकोडिफाइड या अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन किसके किसके हैं? तो दुनिया के लगभग अधिकांश लोगों ने रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, सऊदी अरब और न्यूजीलैंड, ये ऐसे देश हैं जिनका कॉन्स्टिट्यूशन आज भी अनरिटेन है, अनकोडिफाइड फॉर्म में है। चाइना को हम कंसिडर करते हैं लेकिन उसका रिटेन है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने दिखती नहीं हैं। अगर हम बात करें तो कनाडा, सऊदी अरेबिया, इजराइल, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ये अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अगर देखें आगे, हम देख रहे हैं कि लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरह जिराफ दुनिया का सबसे बड़ा जीव होता है, लंबा जीव होता है, उसी तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा है। ये लंबा क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कॉम्प्रिहेंसिव, एलेबोरेट एंड डिटेल डॉक्यूमेंट है। क्योंकि हमारा संविधान जो है ना, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान बनाया क्यों गया? क्योंकि हमारे देश में पहले अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले मुस्लिमों का शासन था। तो हजारों साल तक हम विदेशियों के शासन के कंट्रोल में रहे, बहुत ज़्यादा शोषण हुआ। उससे भी पहले अपने ही देश के कुछ राजा निरंकुश होते थे, शोषण करते थे, या जो यहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं, सामाजिक सिस्टम था, उसके वजह से भी शोषण होता था। उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, अधिकांश चीज़ों को लिख दिया गया। इन चीज़ों को भविष्य में आने वाले गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ा नहीं गया है, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा हो गया। तो कॉम्प्रिहेंसिव, इलैबोरेट और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट हमारा बहुत ही व्यापक और विस्तृत दस्तावेज बनाया गया है। अगर हम देखें, जब हमारा संविधान बना था 1949 में, तो उस समय हमारे संविधान में 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग 22 पार्ट और 8 अनुसूचियां थी, जो है 8 शेड्यूल हुआ करते थे 1949 में। परंतु जैसा कि हमने कहा, लिविंग डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट संविधान संशोधन के माध्यम से 2022 तक देखें तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 470 अनुच्छेद या लेख हो चुके हैं, 470 आर्टिकल और 25 पार्ट हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियाँ 12 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो 395 आर्टिकल ही हैं और ये तब कहाँ से 470 हो गए। एक्चुअली हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी मामला बना था, एक बार हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के गवर्नमेंट के समय में। ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो है रीराइट किया जाए, उनके जो कुछ डिलीट कर दिए गए, कुछ जोड़ दिए गए, उनको फिर से एक सीक्वेंस में बना दिए जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, अदरवाइज भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की जो है मूलभूत भावना आहत हो सकती है। इसलिए जैसे हम देखते हैं कि आर्टिकल 20 के बाद 21A है, 39A है, 31 जो है हटा दिया गया, लेकिन 31ABC आ गया है, 43AB है, 48A है, 51A है। तो इस तरह बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल को जोड़े गए हैं और बहुत सारे पार्ट को भी जोड़े गए हैं, शेड्यूल को जोड़े गए हैं, इसलिए 470 अनुच्छेद हमको दिखते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे 1951 के बाद लगभग 20 अनुच्छेद 20 जो है आर्टिकल को और एक भाग 7 को डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया और लगभग 95 अनुच्छेद 4 भाग कौन कौन है? तो 4A, 9A, 9B और 14A, यानी हम देखते हैं ये 4 भाग और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। यानी हम देख रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिलीट क्या किया हुआ है, 20 आर्टिकल और पार्ट 7 डिलीट हुआ है और 95 आर्टिकल और 4 पार्ट को ऐड किया गया है। तो ये 4A, 9A, 9B, 14A को जोड़ा गया है पार्ट के रूप में और शेड्यूल के रूप में 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया है। इन सब के बावजूद अगर हम बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बहुत बड़ा था ही, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ और भी चीज़ें जोड़ दी गई हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है दुनिया का सबसे बड़ा है और इतना ज़्यादा जो है आर्टिकल और शेड्यूल पूरे विश्व में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। अगर हम देखें कि हमारा संविधान में एक्चुअल में इतना बड़ा बनाया क्यों गया, हाथीनुमा आकार का, एलिफेंटाइन साइज। हम देखें, पहले हमने कहा कि जो भारत है ये 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है,
यहाँ जो है श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, जो है मालदीव है, इधर सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, चाइना है। तो हमारे जितने पड़ोसी देश हैं इनके जो है अलग अलग लोगों से अलग अलग रिश्ते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए ही हमारे संविधान के अंदरूनी स्ट्रक्चर को भी ध्यान में रखा गया, विविधता को ध्यान रखे, बड़े आकार को ध्यान में रखते हुए, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान को बड़ा बना दिया गया। इसलिए ये एलिफेंटाइन इन साइज है। अब हम यहाँ देखेंगे कि वो कौन कौन से कारक हैं। हम यहाँ देखेंगे क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारे संविधान को बहुत बड़ा बनाते हैं। तो पहला कारण क्या है? भौगोलिक कारक, जियोग्राफिकल फैक्टर, वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है, बहुत ही वास्ट है। तो इस वजह से इसके हर चीज़ को, जैसा कि हमने कहा, 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल के लिए ये कुछ जनजातियों के लिए रख दिए गए हैं। हम बात करें यहाँ पर लैंग्वेज के लिए भी शेड्यूल जो है 8 है, हमारा 8वीं अनुसूची है, उसको लैंग्वेज है। क्यों? दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ सिर्फ एक ही लैंग्वेज चलती है, लेकिन हमारे देश में हर जगह पर लैंग्वेज अलग अलग चलती है। भारतीय संविधान ने 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर लिया है, उसके लिए एक अलग से शेड्यूल बना दिया गया 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची के लिए इस तरह हमारा संविधान बड़ा हो गया। हमारे देश में जो हर चीज़ के लिए कुछ न कुछ नियम कानून, इसीलिए हम देखते हैं शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 ये सब शेड्यूल में क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी गई है उन्हें शेड्यूल में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन और भी बड़ा हो जाएगा। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ा बना दिया गया है। नेक्स्ट देखें सेकेंड पार्ट, तो हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर की बात करें, जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे तो 1935 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। वो बहुत ही इलाबोरेट डॉक्यूमेंट वो भी था, वो अप्लाई हुआ लेकिन 2 साल बाद उसे वापस ले लिया गया। तो हम देखते हैं कि ये जो है बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट था, उसके ही अधिकांश प्रोविजन को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में समाहित किया गया। वो खुद ही एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट था, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया है। नेक्स्ट देखें थर्ड पॉइंट, द सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ द सेंटर एंड स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आर्टिकल 1 देखें क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ द स्टेट, यानी भारत जो है राज्यों का संघ है। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल शब्द नहीं है, यानी हमारा देश फेडरल इन नेचर है, फेडरल इन स्ट्रक्चर नहीं है। इसका क्या मतलब है? फेडरल इन नेचर, फेडरल इन स्ट्रक्चर। हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका का। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बात करें, वहाँ 50 राज्य हैं, 50 राज्य आपस में एग्रीमेंट किए हैं और एग्रीमेंट करके एक नया देश बनाए हैं जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहा जाता है। उनके पास सेसेशन की पावर है। सेसेशन मतलब वो देश को छोड़ करके नया देश बना सकते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसी भी राज्यों का आपस में एग्रीमेंट नहीं है। जो 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इनका आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि एक नया देश बनाएंगे। इनको एक्चुअल में देखा जाए तो केवल प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इन्हें डिवीजन दिया गया है, डिवाइड किया गया है, केवल प्रशासन को चलाने के लिए, शासन प्रशासन को चलाने के लिए। क्यों? हमारा देश बहुत बड़ा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, विविधता हर जगह पर अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तरी भारत में हम देखते हैं तो यहाँ पर हिंदी भाषा चलती है, वहीं पंजाब में पंजाबी भाषा चलती है, उनके रहन सहन अलग हैं। कश्मीर में उनका रहन सहन कल्चर अलग है, हिमाचल का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, बंगाल का अलग है, असम का अलग है, छत्तीसगढ़ का अलग है, उड़ीसा अलग है, आंध्रा तेलंगाना अलग है, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, गोवा, सबके अलग अलग कल्चर हैं। इस वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है एक ही जो है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इस वजह से उन चीज़ों को रखने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें रखी गई हैं, लिखी गई हैं। इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया है। जबकि अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर हर राज्यों का अपना भी कॉन्स्टिट्यूशन है और देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। इसलिए भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखें बड़ा होने का रीजन, तो डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, एक्चुअल में अगर हम बात करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता थे वो सब के सब वकील थे, एडवोकेट थे, लॉयर थे, बैरिस्टर थे। ये एक्चुअल में जो लीगल एडवाइजर की तरह लोग काम कर रहे थे, वकील थे। ये लोग अपनी भाषा में सब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन की ड्रॉबैक भी हम पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे कि ये इतना ज़्यादा जो है कानूनी भाषा लिख दी गई है कि सामान्य जनता का समझ के बाहर हो गई है कुछ चीज़ें। इस वजह से भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लिख डाला है
इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया। क्यों? ये वकीलों, एडवोकेट, लॉयर, बैरिस्टर का ही प्रभुत्व था। आगे देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन नॉट ओनली द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस बट ऑल्सो डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, दुनिया के हर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के बारे में लिखे जाते हैं, वहाँ गवर्नेंस सिस्टम के बारे में लिखा जाता है, लेकिन हमारे देश में फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है सेंट्रल का कैसे होगा, स्टेट का कैसे होगा, इसके साथ साथ हमारे यहाँ थर्ड टायर है पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटीज भी, जो कि दुनिया में कहीं थर्ड टायर नहीं होता, भारत में है। मतलब होता है लेकिन लिखा नहीं जाता कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे यहाँ वो भी लिखा गया है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ों को भी इंक्लूड कर दिया गया है, इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर हम आगे देखें, इसके अलावा जितने मॉडर्न कंट्री हैं, एक्चुअल में वो सब करते क्या है, जो मॉडर्न कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, वो जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं, जो समाज के लिए लॉ बनाने की प्रक्रिया होती है, वो लोग क्या करते हैं, वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पर छोड़ देते हैं कि वो उसको पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो गवर्नमेंट में आएंगी, वो उन्हें इंक्लूड कर लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं करते, वो जो कहते हैं लॉ बना लेंगे, उससे अकॉर्डिंग देश चलेगा। लेकिन भारत में क्या है, इंक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा कि हमारे देश में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता रहा है। अंग्रेज थे तब भी होता था, मुस्लिम शासक थे तब भी होता था, उसके पहले भी होता था। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही यहाँ पर बहुत सी सारी चीज़ों को लिख दिया गया कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की चीज़ों को कम कर दिया गया है। तो ये हमारा था लेंदेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीचर का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो बहुत ज़्यादा सोर्स से ये लिया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके प्रोविजन को हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके प्रोविजन को बहुत सारे विदेश से लिए गए हैं, बहुत सारे अदर कंट्रीज लिए गए हैं, साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। तो ये हमारा एक फीचर ही कह सकते हैं कि हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद से पहले दुनिया के अधिकांश कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखे हैं। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमने दूसरे देशों से कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है, तो एक मैटर बन जाता है साहित्यिक चोरी का, प्लेगरिज्म का। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर काम चल रहा था, तो किसी मेंबर ने एक बार पूछा था भीमराव अंबेडकर से कि ये प्लेगरिज्म साहित्यिक चोरी का मामला नहीं बनता है, जैसे आज हम कॉपीराइट कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी देश का एक जो है कॉपीराइट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है पूरे दुनिया के लिए, मनुष्यों के लिए, मानव समाज के लिए या किसी राष्ट्र के लिए फंडामेंटल राइट को हम ये नहीं कह सकते किसी कंट्री का ये जो है एक मूल अधिकार है, केवल उस कंट्री का है, पूरे मनुष्य के लिए एक ही जैसे हैं। इसलिए हमें किसी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अच्छे प्रोविजन को इंक्लूड करते हैं या ऐसे प्रोविजन जो वहाँ की जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें हम ध्यान में रखें कि क्या हमारी जनता एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। इन सब चीज़ों को अगर हम इंक्लूड करते हैं, ये साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म का मामला नहीं बनता है। और भीमराव अम्बेडकर ने प्राउडली कहा था, कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसेकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने प्राउडली कहा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कि हमने पूरे विश्व के अधिकांश देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से खंगाला है, उसके बाद से हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो अगर हम देखें जो सोर्स क्या क्या हमारे देश के लिए रहे हैं, तो पहला जो बड़ा सोर्स था तो अपने ही देश का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो सबसे बड़ा सोर्स हमारा आता है, तो फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट हम यूएसएस लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो हम इंग्लैंड से लेते हैं, क्योंकि वो हमारा कॉलोनियल मास्टर हुआ करता था उस समय 1947 से पहले। इसके बाद हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो हमने आयरलैंड से लिया है। प्रियम्बल में एक शब्द है फ्रेटर्निटी, वो फ्रांस से लिया गया है। इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो जर्मनी से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी का प्रोविजन रसिया से लिया गया है। जो रूल ऑफ लॉ है ये जापान से लिया गया है। कुछ चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं, कुछ चीज़ें राज्यसभा के रेफरेंस में साउथ अफ्रीका से लिए गए। ये कुछ कंट्री हैं जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा हुआ है। आगे हम देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, ये हम देखते हैं कि बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर है। बिल्डिंग जब बनता है उसके कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इस बिल्डिंग में एक फाउंडेशन है, स्टेप है, ग्राउंड फ्लोर है, और इसके बाद देखें हम तो यहाँ पर फिर प्लिंथ है, वॉल है, यहाँ पर जो फ्लोर स्ट्रक्चर है,
तो फिर विंडोज हैं, रूफ स्लैब है, रूफ टेरेस विथ जो है फ्लोरसिंग, इस तरह सीढ़ियाँ हैं, विंडोज हैं, खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया तो वो भी तो एक बिल्डिंग की ही तरह है। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या क्या हमने ध्यान में रखा है उन चीज़ों को देखेंगे। जिस तरह घर तभी मजबूत होगा जब उसका नींव मजबूत होगा, उसके दीवारें मजबूत होंगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें ऐसी रखी गई हैं। तो हम देखें कि जो संरचनात्मक पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेस, ये बेस है। तो उसी तरीके से जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है वो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाता है। नेक्स्ट आता है फिलोसफिकल पार्ट। जो हर देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो कानून होते हैं, उनके पीछे एक फिलॉसफी होती है। जैसा अगर हम देखें, हर देश में मनुष्य एक ही तरह है, बायोलॉजिकली सब सेम है, लेकिन हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। किसी की जगह कोई राइट है, किसी के लिए कोई राइट नहीं है। किसी जगह कोई राइट जो है व्यक्ति के अच्छा है, किसी जगह वही राइट किसी के लिए क्राइम बन जाता है। यानी एक कृत्य एक देश में अच्छा है, कानून सम्मत है, अन्य देश में वह क्राइम बन जाता है। तो इसी चीज़ों को हम देखें तो इस फिलोसफिकल पार्ट में आता है। तो अगर हम बात करें फिलोसफिकल पार्ट जो हमारा है, दार्शनिक भाग, तो दार्शनिक भाग में हम रख सकते हैं मेनली मौलिक अधिकार को, यानी जो फंडामेंटल राइट है, ये हमारे क्या है, फिलोसफिकल पार्ट है। तो हमने फिलोसफिकल पार्ट का जो डायरेक्टिव फंडामेंटल राइट है इसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसे हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। फिलोसफिकल पार्ट का फंडामेंटल राइट अमेरिकन से है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नेक्स्ट आता है राजनीतिक पार्ट, पॉलिटिकल पार्ट। तो जो कैबिनेट सरकार का सिद्धांत है, कार्यपालिका और लेजिस्लेचर, यानी जो लेजिस्लेचर होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, उनके बीच रिलेशन कैसे होंगे, प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट गवर्नमेंट क्या होंगे, इस सब चीज़ों के बारे में हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। यानी क्योंकि हम देखते हैं हमारा देश अमेरिकी की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रिजेम्बलेंस रखता है। आगे हम देखें हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अन्य प्रोविजन को, जैसा कि हमने कहा, कहाँ से लिए गए हैं, तो कनाडा से हमारे एक बहुत अच्छा प्रोविजन लिया गया है। कैसा, हम देखते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ फेडरल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कनाडा से लिया है। कनाडा जो है वो भी एक फेडरल देश नहीं, फेडरल की तरह है जिस तरह भारत है। तो वहाँ पर कहा गया है कि राज्यों के पास सॉवरेनिटी नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं होंगे, उनको केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो ये प्रोविजन हमारा कनाडा से लिया गया, जबकि फेडरल का कॉन्सेप्ट अच्छा एग्जाम्पल यूएसए और ऑस्ट्रेलिया होते हैं, पर हमारे देश में ये मॉडल नहीं है, हमारा कैनेडियन मॉडल है। आगे देखें तो जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट हमने पहले ही कहा कि सबसे ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ से लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इसके जो विशेष जो चीज़ें हैं वो क्या क्या ली गई हैं, तो हम देखते हैं कि जो फेडरल स्कीम है, संघीय व्यवस्था, जुडिशरी, न्यायपालिका संबंधित, गवर्नर, राज्यपाल, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। हम जानते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में 1 अक्टूबर 1926 को उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उसको फेडरल फॉर्म दिया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया था 1937 में, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से। हम देखते हैं कि हमारे जो मोर देन हाफ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, क्लोज रिजेम्बलेंस टू द एक्ट ऑफ 1935, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सिमिलरिटी रखता है। अगर हम बात करें फेडरल स्कीम की, तो फेडरल स्कीम के लिए कि यहाँ पर जो है हम कार्टून देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ राज्य हैं, जैसे केरल राज्य है, मद्रास है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, अन्य राज्य हैं, यूपी है। ये सभी राज्य क्या कर रहे हैं, ये कटोरा लेके भीख क्यों मांग रहे हैं, भीख किससे मांग रहे हैं, इंदिरा गांधी से। ये क्या इलिस्ट्रेशन दिखा रहा है कि राज्यों के पास पावर दी नहीं गई है, इनके यहाँ पावर ऑफ द स्टेट, तो एक्चुअल में राज्यों को पावर दी नहीं गई, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर
मांग रहे हैं। ये चीजें यहाँ इलिस्ट्रेशन में रखी गई हैं। तो हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन नेचर है, फेडरल इन स्ट्रक्चर नहीं है। इसका मतलब क्या है? फेडरल इन नेचर का मतलब होता है जहां पर राज्यों के पास पावर ज्यादा होती है और उनके पास एक एक्चुअल में एग्रीमेंट करके देश बनाते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। ये फेडरल स्कीम भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा साइलेंट फीचर क्या है। और नेक्स्ट है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी हमारे देश में बहुत ही अच्छा संगठन है, दृढ़ और फ्लेक्सिबल, लचीलता। यानी हमारे संविधान में बहुत ज़्यादा रिजिड भी है, जो है बहुत कठोर संविधान है, साथ ही साथ बहुत फ्लेक्सिबल भी है। इसके कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं कि जैसे एक बॉल है, ये बॉल क्या है? बहुत ही, ये जो है बहुत ही स्ट्रांग बॉल है, ये पूरा भरा हुआ गोला है, सॉलिड बॉल है, इसको दबाया नहीं जा सकता है, बहुत ही स्ट्रांग है। जबकि पेंसिल एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमें दिखाया है एक पेंसिल इतना फ्लेक्सिबल है कि हम उसको मोड़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यानी पेंसिल को लिखने की प्रक्रिया में उसको मोड़ भी सकते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कुछ इसी तरह है, उसमें हम कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा सॉलिड है, रिजिड है, और कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इससे हम कह सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इन्हीं तरीके का ब्लेंड है, मिक्सचर है। अगर हम बात करें कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है कठोर संविधान। एक्चुअल में उसमें जो अमेंडमेंट होते हैं, जो संविधान संशोधन होता है, उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया, स्पेशल प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है। यानी वहां पर सामान्य तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बदला नहीं जा सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये सिस्टम हमने लिया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जाम्पल है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। हम बात करें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से एक्टिव है और अब तक 105 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं, जबकि अमेरिका का संविधान 1789 से एक्टिव है और अब तक केवल 26 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं। यानी बहुत रिजिड है, वहां पर संविधान संशोधन करना बहुत टेढ़ी खीर है और राज्यों के एग्रीमेंट के बगैर नहीं हो सकते। जबकि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राज्यों का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, राज्यों का पावर कुछ मामलों में है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिजिड पार्ट है वो अमेरिकन से लिए गए हैं। दूसरी तरफ बात करें लचीला संविधान, जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मतलब क्या है? वहां पर बहुत सारी चीजें हैं जो ऑर्डिनरी लॉ बनाए जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम लॉ बना सकते हैं। यानी हमारे पास लॉ बनाने के लिए बहुत स्पेशल प्रोसीजर को अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। ये सिस्टम जो है ब्रिटिश का है, तो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है जो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास अब ब्लेंड आ गया, मिक्सचर आ गया, रिजिडिटी अमेरिकन से और फ्लेक्सिबिलिटी ब्रिटिश से। ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना फ्लेक्सिबल क्यों माना जाता है? वहां पर एक्चुअल में जो लॉ है, जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, उसमें जो है लेजिस्लेचर के अंडर में जुडिशरी होती है और एग्जीक्यूटिव भी है। यानी लेजिस्लेचर वहां पर सर्वे सर्वा है, लेजिस्लेचर जो चाहे वो कर सकता है। इसीलिए तो कहा गया है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा है कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी कर सकता है, सिर्फ एक चीज को छोड़ करके, वो पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकता है, अदरवाइज वो कुछ भी कर सकता है। इतना पावर है, इतना फ्लेक्सिबिलिटी उसमें है। और वहां पर कोई भी पार्लियामेंट के नियम को कोई भी जुडिशरी उसको अवैध जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसे नल एंड वाइड नहीं कर सकती है। तो नेक्स्ट देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कंक्लूजन आया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक कंक्लूजन ये दिख रहा है कि न तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है न फ्लेक्सिबल है, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या है? इसको क्या हमारे देश पर अप्लाई भी होता है? इसकी पॉलिसी कुछ दिखती है? हाँ, हम देखें नाइदर रिजिड नाइदर फ्लेक्सिबल का मतलब भारत की अगर इंटरनेशनल पॉलिसी को हम देखें तो भारत के नेपाल और भूटान के साथ कैसे रिश्ते हैं? फ्लेक्सिबल हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति नेपाल भूटान जा सकता है, भूटान नेपाल का कोई भी व्यक्ति भारत में आ सकता है, वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती। भूटान के केस में पड़ती है लेकिन तुरंत मिल जाता है, वहाँ पर कोई बहुत समस्या नहीं है। तो कोई व्यक्ति जब चाहे आ सकता है, जा सकता है। यहाँ तक कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, इसमें भी भूटान और नेपाल के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो आईएएस और आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस,
और इंडियन पुलिस सर्विस के अलावा अन्य सभी पोस्ट को धारण करने की योग्यता रखते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही तो है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को स्ट्रांग करने के लिए। दूसरी बात रिजिडिटी की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशन ऐसे नहीं है कि कोई व्यक्ति जब चाहे आए जब चाहे जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए वीजा, पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, ये हमारे इंटरनेशनल पॉलिसी में भी झलकता है, साफ साफ दिखता है। तो अगर हम बात करें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 368 है वो एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट, जो संविधान संशोधन की बात है उसे बताता है। यानी जैसा कि हमने कहा केशवानंद भारती मामले में असली झगड़ा क्या था, संविधान संशोधन का पावर किसके पास कितना है। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 यही दो आर्टिकल थे जिन पर झगड़ा चल रहा था। तो अगर हम देखें जो आर्टिकल 368 है वो संविधान संशोधन की बात करता है। तो हम देखें संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या? अच्छा हाँ, संविधान संशोधन की एक बात और कर दें, जो लोकसभा है और राज्यसभा है वहां पर अलग अलग तरीके से स्पेशल मेजॉरिटी है। 2/3 जो मेजॉरिटी की बात हम कर रहे हैं, ये स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि जो लोकसभा है अगर वो कोई बिल इंट्रोड्यूस करती है तो जो लोकसभा की सदस्य संख्या है 543 के 2/3 मेंबर की वोटिंग होनी चाहिए। यानी अगर मेंबर 2/3 ही के अवेलेबल हों, प्रेजेंट हों, तो सभी जब वोट करेंगे तभी पास होगा। कितने भी मेंबर प्रेजेंट हों, अगर 2/3 मेंबर उसको वोट नहीं करते हैं तो बिल पास नहीं होगा। जैसे 273 हमारे लिए सिंपल मेजॉरिटी है, 50% प्लस है। अगर 273 की बात करें, 280 लोग केवल प्रेजेंट हो पार्लियामेंट में और किसी बिल पर जो है डिस्कशन हो और उसका वोटिंग कराया जाए, 280 में से 275 लोग पास वोट कर दें और 5 लोग उसके अगेंस्ट हों, क्या वो बिल पास हो जाएगा? नहीं होगा। उसके बावजूद यानी यहाँ पर देख रहे हैं कि मेजॉरिटी में 275 हैं और अपोजिशन में केवल 5 हैं, तो भी बिल पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2/3 कॉन्सेप्ट जो रखा गया ये पार्लियामेंट यानी हाउस का होना चाहिए, मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो उसके हाउस होना चाहिए। यानी सिंपल सी बात करें, लोकसभा के 2/3 मेंबर और राज्यसभा के 2/3 मेंबर जब वोट देंगे तभी हो सकता है। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी कहलाती है। नेक्स्ट देखें, स्पेशल मेजॉरिटी में एक और क्राइटेरिया है। पहला क्या है, जैसा कि हमने कहा कि लोकसभा राज्यसभा अलग अलग 2/3 मेजॉरिटी पास करें, लेकिन इसके बाद एक और प्रोविजन है। उसी बिल को भारत के जो 28 राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, वे राज्य भी इसको अपने जो विधानसभा है उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे बिल को, और जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद में भी इंट्रोड्यूस होगा और पास करेंगे। और कम से कम 50% राज्य जब क्या करेंगे, रेटिफाई कर देंगे, बिल पास कर देंगे, तभी वो एक्चुअल में पार्लियामेंट में का जो अमेंडमेंट है उसे अमेंडमेंट माना जाएगा। ये स्पेशल जो है मेजॉरिटी है जिसमें रेटिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे संविधान की बहुत अच्छी जो है विशेषता है, सैलिएंट फीचर है। आगे हम देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है, बहुत सारे अमेंडमेंट है जो संविधान के सिंपल प्रोविजन है, उन्हें बदलने के लिए ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम देखें कुछ लॉ ऐसे हैं भी हैं जिनको बदलने के लिए विधानसभा की रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, पार्लियामेंट में 2/3 मेंबर के मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ ऐसे भी लॉ हैं, यानी कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जिनको 368 के अंडर नहीं रखा गया, यानी वहां पर 368 अप्लाई नहीं होता, सिंपल लेजिस्लेशन के माध्यम से वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर। अभी और भी सैलिएंट फीचर, यहाँ पर हम इतने ही सैलिएंट फीचर को देख रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू रहेगा, यानी ये पार्ट 1 होगा, नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होते हैं, जल्दी मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।